ये कहानी है मैकडॉनल्ड्स की। कहते हैं कि किसी भी बड़े काम की शुरुआत बहुत छोटे से होती है। अगर इंसान को इस दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग भी बनानी हो तो उसकी शुरुआत भी वो पहली ईंट से करता है। ये कहानी शुरू होती है सन 1954 से। यहाँ पर एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम रे क्रॉक है। रे क्रॉक ने एक बहुत बड़ी जिंदगी जी है। उसने एम्बुलेंस में ड्राइवर के तौर पर काम किया। उसने एक बैंड में पियानो भी बजाया। सेल्समैन बनकर उसने पेपर कप्स भी बेचे और उसने रियल एस्टेट का काम भी किया। लेकिन सन 1954 में जब आज वो 52 साल का हो चुका है तो वो मिल्क शेक मिक्सर्स बेचता है और उसने आरामदायक जिंदगी जीने के लिए कुछ पैसे भी इकट्ठे कर रखे हैं। उसकी वाइफ भी उसे हर चीज में सपोर्ट करती है। लेकिन रे अपनी जिंदगी में और भी आगे बढ़ना चाहता है, वो कुछ करना चाहता है, इसीलिए वो बहुत मेहनत करता है। अब एक दिन रे जब अपनी सेक्रेटरी को कॉल करता है तो वो बताती है कि हमारे पास काफी सारी कंप्लेंट्स हैं और वो बताती है कि हमें एक ऑर्डर भी मिला है कैलिफोर्निया के किसी ट्राइबल रेस्टोरेंट से और हमें उन्हें 6 मिक्सर्स डिलीवर करने हैं। रे बोलता है कि 6 एक ही जगह, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि एक ही जगह 6 मिक्सर्स उन्होंने कभी भी डिलीवर नहीं किए। वो कहता है कि मुझे उनका नंबर दो, मैं उनसे रिकन्फर्म करता हूँ और वो वहां पर कॉल करता है। दूसरी तरफ उसकी बात होती है डिक से। रे उसे बोलता है कि आपने मिक्सर्स का ऑर्डर दिया था, शायद मेरी सेक्रेटरी से सुनने में गलती हो गई, उसने ऑर्डर अच्छे से नहीं सुना, आपने 6 मिक्सर्स का ऑर्डर दिया। वो कहता है कि हाँ मुझसे गलती हो गई, मैंने 6 बोला, दरअसल हमें 8 चाहिए। ये सुन के रे हैरान हो जाता है। वो उनका एड्रेस लेता है और उस जगह जाता है जहां पर उनका रेस्टोरेंट होता है और जब वो वहां पर पहुंचता है तो वो देखता है कि उनके रेस्टोरेंट के बाहर एक लंबी लाइन होती है। लेकिन बहुत ही जल्द उसका नंबर आ जाता है और जब वो अपना ऑर्डर प्लेस करता है तो कुछ ही सेकंड्स में उसका ऑर्डर उसे मिल जाता है। ये देखकर वो हैरान होता है क्योंकि इतनी जल्दी ऑर्डर कोई भी डिलीवर नहीं करता। रे अपना फूड लेकर एक बेंच पर खाना शुरू करता है। तभी वहां पर एक आदमी सफाई करता हुआ आता है। वो पूछता है कि आपको बर्गर कैसा लगा। रे कहता है कि काफी अच्छा। वो आदमी बोलता है कि मैं यहाँ का ओनर हूँ, मेरा नाम है मैकडोनल्ड। रे भी उसे अपना विजिटिंग कार्ड देता है। वो कहता है कि मेरा नाम है रे क्रॉक और उसका नाम सुनने के बाद वो आदमी पहचान जाता है कि वही है जिन्हें हमने मिक्सर्स का ऑर्डर दिया है और इसके बाद वो रे को अपने रेस्टोरेंट के अंदर ले जाता है। रे को उनके काम करने का तरीका बहुत अच्छा लगता है और रे उन्हें कहता है कि मैं आपको डिनर पर ले जाना चाहता हूँ। डिक कहता है कि मुझे आदमियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रे कहता है कि मैं आपकी कहानी जानना चाहता हूँ कि आपने ये कैसे शुरू किया। और इसके बाद ये सब के सब डिनर पर जाते हैं। मैक रे को बताता है कि हम छोटे थे और हम भूखे थे, हमारे शहर में नौकरी के कोई भी चांस नहीं थे, इसीलिए हम हॉलीवुड आ गए। दरअसल मैं एक एक्टर भी बनना चाहता था और डिक तो हमेशा से पैसा कमाना चाहता था, इसीलिए हमने कोलंबिया पिक्चर्स में ट्रक ड्राइविंग का काम शुरू कर दिया और कुछ ही सालों में हमने इतना पैसा कमा लिया कि हम अपना एक छोटा सा थिएटर खोल सकते थे। ये बात है सन 1929 की। उस वक्त साल में 1 या 2 ही पिक्चर रिलीज होती थी और इसीलिए इस लाइन में पैसा कमाना बहुत मुश्किल था। हमने सोचा क्यों ना हम एक रेस्टोरेंट खोल लें और हमने ऐसे ही किया। हमने आर्केडिया शहर में हॉट डॉग और ऑरेंज जूस बेचने का बिजनेस शुरू कर दिया। शुरू में रिस्पांस अच्छा था लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस शहर में लोग ही कम थे, इसीलिए हमने ये डिसाइड किया कि हमें यहाँ से कहीं और अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहिए और उन्होंने सैन बर्नार्डिनो जाने का फैसला किया। लेकिन वहाँ पर रेस्टोरेंट खोलने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए उन्होंने अपने उस रेस्टोरेंट को उखाड़ कर वहाँ पर शिफ्ट कर दिया और सन 1940 में हमने वहाँ पर मैकडॉनल्ड्स के नाम से अपना रेस्टोरेंट शुरू किया। शुरू में काफी लोग वहाँ पर आने लगे लेकिन धीरे धीरे लोगों की भीड़ कम होना शुरू हो गई और इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि लोग जो भी ऑर्डर प्लेस करते थे उसे पूरा करने में काफी वक्त लगता, जिससे कस्टमर को इंतजार करना पड़ता। और लोग इंतजार इसलिए नहीं करते थे क्योंकि ये एक ड्राइव इन रेस्टोरेंट था। ड्राइव इन रेस्टोरेंट वो होता है जहाँ पर लोग अपनी गाड़ी लेकर आते हैं, अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं और उन्हें खाना उनकी गाड़ी में दिया जाता है या लोग बाहर बैठकर खाना खा लेते हैं। मैक ये भी बताता है कि उस वक्त हमारे मेन्यू में 27 आइटम्स थी, लेकिन बाद में डिक ऑब्जर्व करता है कि उनकी 87% बिक्री सिर्फ 3 चीजों की है, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और सॉफ्ट ड्रिंक। साथ ही हमने सारी पेपर पैकेजिंग करना शुरू कर दी ताकि बर्तन लाना, ले जाना, धोना ये सब काम खत्म हो जाए और सिगरेट मशीन्स भी हटा दी ताकि जो आवारा बच्चे वो यहाँ पर ना आ पाए। और साथ ही साथ हमने सेल्फ सर्विस भी शुरू कर दी, यानी जिसे भी अपना फूड चाहिए वो खुद आएगा और अपना फूड लेकर जाएगा। लेकिन हम कुछ ऐसा करना चाहते थे जो सिर्फ हमारा हो, अपना ओरिजिनल आइडिया। और तब हमने सबसे बड़ी चीज हटा दी। रे पूछता है कि वो क्या था।
मैक बोलता है कि इंतजार, हमने ये फैसला किया कि हम अपने कस्टमर का ऑर्डर 30 सेकंड्स में पूरा करेंगे, लेकिन ये बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि इसके लिए हमें अपने पूरे किचन को रीडिजाइन करना पड़ता। इसीलिए हम टेनिस कोर्ट पर गए और हमने वहां पर एक स्केच बनाया जिस पर हमने अपने एम्प्लॉयज को प्रैक्टिस करवाई। शुरू में कुछ इतना अच्छा नहीं हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद हम कामयाब हो गए और हमने एग्जैक्टली अपना किचन उसी तरह से बनवाया जिस तरह से हमने टेनिस कोर्ट पर लाइंस खींची थी। और इस तरह से दुनिया का सबसे पहला, सबसे फास्ट रेस्टोरेंट, सबसे फास्ट किचन हो गया तैयार। लेकिन हमारा ये आइडिया पूरी तरह से फ्लॉप रहा। अगले दिन जब वहां पर गाड़ियां आके रुकी तो वो हॉर्न बजाने लगी और जब हमने उन्हें कहा कि आपको अपना ऑर्डर खुद ही प्लेस करना है तो वो गुस्सा हो गए और ज्यादातर लोग अपनी कार दौड़ाकर वहां से निकल गए। और जो लोग अपना ऑर्डर प्लेस करने के लिए आए थे वो भी हमारी इस सोच से, इस सर्विस से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। और शाम को 5 बजे तक उन्हें एहसास हो गया कि उनका ये फैसला, ये डिसीजन बिल्कुल भी सही नहीं था। और डिक ये सोचने लगा कि उन्हें अपने किचन को पुराने तरीके से बनाने में कितना खर्चा करना पड़ेगा। मैक ये नहीं चाहता था और इसीलिए इन्होंने ये फैसला किया कि अब ये एक बार फिर से ग्रैंड ओपनिंग करेंगे ताकि लोगों को समझा सके। और ये ऐसा करते भी है और वहां पर बहुत लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। लेकिन फिर वहां पर काफी सारे कीड़े आ जाते हैं और ये कीड़े आते हैं लाइट्स की वजह से, जिसकी वजह से वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब चले जाते हैं। और अगली सुबह मैक और डिक विंडो पे खड़े होकर ये चर्चा कर रहे होते कि कैसे वो अपने पुराने वाले मॉडल में जाएंगे। तभी उनकी विंडो पर एक बच्चा आता है और वो उन्हें 3 बर्गर का ऑर्डर देता है। हालांकि रेस्टोरेंट बंद होता है, लेकिन फिर भी मैक उसके लिए रेस्टोरेंट बना देता है। और जब वो बच्चा जा रहा होता है तभी वहां पर एक गाड़ी आके रुकती है और उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी और एक एक करके वहां पर कई सारी गाड़ियां रुकती है। और कुछ ही देर बाद उनकी विंडो के बाहर एक लंबी लाइन थी। लोगों को उनके बारे में पता चल चुका था और इसके बाद ये लाइन कभी भी खत्म नहीं हुई। 30 सालों से ये दोनों भाई जो मेहनत कर रहे थे, आज वो कामयाब हो चुकी थी। उनकी पूरी कहानी सुनने के बाद रे क्रॉक वहां से चला जाता है और अगली सुबह वो उनके पास दोबारा आता है। वो उनसे कहता है कि हमें फ्रेंचाइजी खोलनी चाहिए। वो बोलते हैं कि हमने कोशिश की थी और हमारी 5 फ्रेंचाइजीज हैं और इससे ज्यादा हम नहीं चाहते। रे बोलता है ऐसा क्यों? वो कहता है क्वालिटी कंट्रोल। वो लोग वहां पर क्या करेंगे, क्या बेचेंगे, इस पर नियंत्रण रखना बहुत मुश्किल है। एक जगह हमने फ्रेंचाइजी दी थी, वहां का मेन्यू अलग था, वहां पर वो बेरिटोस बेच रहे थे और इसीलिए हमने फैसला किया कि 50 घटिया रेस्टोरेंट खोलने से बढ़िया है कि हम एक रेस्टोरेंट पर ज्यादा ध्यान दें ताकि उसको बेहतर बना सके। वहां पर दीवार पर एक खूबसूरत रेस्टोरेंट की फोटो लगी होती है और रे पूछता है ये क्या है? मैक बोलता है कि ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है और ये डिक का आइडिया है। उस रेस्टोरेंट के ऊपर येलो कलर की सेमी रिंग्स होती हैं। डिक बोलता है कि हम इसे गोल्डन आर्चिस बुलाते हैं और फिनिक्स में हमारे पास एक ऐसा ही रेस्टोरेंट है। इसके बाद रे फिनिक्स जाता है और वो उस रेस्टोरेंट को देखता है और उसे देखने के बाद वो बहुत इम्प्रेस होता है क्योंकि ये एक अनोखा आइडिया होता है और वो अपनी पत्नी को भी बताता है। उसकी पत्नी नहीं चाहती कि रे अब और ज्यादा इधर उधर भागे क्योंकि वो बहुत मेहनत कर चुका है और वो चाहती है कि वो अपना टाइम अपने परिवार को दे। लेकिन रे बहुत मेहनती और बहुत महत्वाकांक्षी होता है। वो जीवन में कुछ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है और वो एक बार फिर से उन दोनों भाइयों के पास जाता है, मैक और डिक के पास, और वो कहता है कि अपने लिए नहीं तो देश के लिए करिए, अमेरिका के लिए करिए। और वो उन्हें बताता है कि मैं बहुत सारे शहरों में गया और 2 चीजें हर शहर में कॉमन थी, एक चर्च और दूसरी अदालत। अदालतों के ऊपर झंडे लगे हुए हैं और हर चर्च के ऊपर क्रॉस का निशान है। और हम मैकडॉनल्ड्स को भी ऐसे ही बना सकते हैं जहां पर परिवार आएंगे, न सिर्फ वहां पर वो बर्गर खाएंगे बल्कि वहां पर परिवार एकजुट होकर एक साथ बैठेंगे। और ये अमेरिका का एक नया चर्च बन सकता है जहां पर पेट और आत्मा दोनों की भूख मिटेगी। और ये हफ्ते के 7 दिन खुलेगा, संडे को भी। और गोल्डन आर्चिस होंगी मैकडॉनल्ड की पहचान, जिसे लोग दूर से ही देखकर पहचान जाएंगे। और मैक और डिक इस बात के लिए मान जाते हैं क्योंकि डिक का यही सपना होता है कि हर शहर में एक मैकडॉनल्ड हो। और वो रे के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसमें काफी सारी शर्तें होती हैं और रे उन सारी शर्तों को मान जाता है। लेकिन इन्हें नया रेस्टोरेंट खोलने के लिए अब पैसे चाहिए और जिसके लिए रे अपने घर को गिरवी रखकर लोन लेता है। रे ने आज से पहले जिंदगी में बहुत फेलियरशिप देखी है और 50 साल से ज्यादा होने के बाद भी जब लोग अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं वो अपना घर गिरवी रखकर एक रेस्टोरेंट, एक नए आइडिया पर काम करना चाहता है। और कुछ ही दिनों बाद उसकी नई ब्रांच यानी कि मैकडॉनल्ड्स का एक और नया आउटलेट खुल जाता है। इसमें रे दिन रात एक कर देता है।
हालांकि मैक और डिक दोनों भाई रे की कुछ बातों से इत्तेफाक नहीं रखते, जैसे कि रे मैकडॉनल्ड के मेन्यू में कोका कोला को भी ऐड करना चाहता था क्योंकि कोका कोला कंपनी उन्हें स्पॉन्सरशिप दे रही थी, लेकिन वो दोनों भाई इसके लिए अग्री नहीं होते। लेकिन रे क्रॉक के अंदर जुनून होता है और एक दिन जब वो अपनी पत्नी के साथ अपने दोस्तों के पास रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए जाता है तो वो कहता है कि मेरे पास एक बिजनेस का नया आइडिया है। उसके दोस्त उस पर हंसते हैं क्योंकि इससे पहले भी वो कई सारे आइडियाज उन्हें सुना चुका है और उन सब में वो लगभग फेल हो चुका होता है। रे की पत्नी बोलती कि ये आइडिया सच में लाजवाब है और जब रे अपने दोस्तों को उस आइडिया के बारे में बताता है तो उसके दोस्त भी फ्रेंचाइजी लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और एक महीने के अंदर मैकडॉनल्ड के 3 और रेस्टोरेंट खुल जाते हैं। लेकिन उनके काम से, उनके सफाई के तरीके से वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता और इसके बाद रे ये तय करता है कि वो अपनी एक टीम बनाएगा और वो धीरे धीरे ऐसे लोगों को इकट्ठा करना शुरू करता है जो जुनूनी है, जो मेहनती है, जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं और वो उन सबको कहता है कि हम एक परिवार हैं। इसके बाद रे एक आदमी से मिलता है जो कि एक रेस्टोरेंट का ओनर होता है और उसका रेस्टोरेंट बहुत फेमस है। इसका नाम होता है रोली स्मिथ और रोली स्मिथ मैकडॉनल्ड के कॉन्सेप्ट से बहुत प्रभावित होता है और वो कहता है कि मैं भी एक फ्रेंचाइजी लेना चाहूंगा और मैं इसे शहर की बहुत प्राइम लोकेशन पर खोलना चाहूंगा। रोली स्मिथ की पत्नी होती है जॉन और जॉन को देखकर रे पूरी तरह से अट्रैक्ट हो जाता है। जॉन वहां पर पियानो भी बजाती है और रे उसके साथ पियानो बजाता है। अब हालांकि मैकडॉनल्ड ने 1 साल में बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन फिर भी रे को पैसे इतने अच्छे नहीं बच रहे होते क्योंकि उसका परसेंटेज बहुत कम होता है और इसीलिए वो मैक और डिक को कॉल करता है और वो कहता है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट दोबारा बनाना चाहिए ताकि मेरा परसेंटेज बढ़ सके और वो इस बात के लिए मना कर देते हैं। यहाँ पर मैक और डिक दोनों भाइयों को ये लगता है कि उन्होंने रे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके बहुत बड़ी गलती कर ली। वहीं जब रे घर पर जाता है तो उसकी पत्नी बोलती है कि बैंक से कॉल आया था। दरअसल उसकी पत्नी को ये नहीं पता होता कि उसने घर गिरवी रखा है। वो कहते हैं कि हम सड़क पर आ जाएंगे। दरअसल रे ने पिछले 3 महीनों से बैंक की किश्त नहीं भरी होती, इसीलिए उसके घर पर कॉल आता है। इस बात से रे थोड़ा सा परेशान हो जाता है और इसके बाद वो रोली स्मिथ और जॉन जो कि पति पत्नी है उनके पास जाता है जिन्होंने हाल ही में मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइजी ली होती है। रोली स्मिथ रे को बताता है कि हम जो मिल्क शेक बनाने के लिए आइसक्रीम्स को रेफ्रिजरेटर्स में रखते हैं उन रेफ्रिजरेटर्स का बिल बहुत ज्यादा है। वहां पर जॉन भी होती है और वो उसे एक आइडिया बताती है। वो कहती है कि हम मिल्क शेक बनाने के लिए पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बहुत बेहतरीन है। ये 2 फ्लेवर में आता है, वनीला और चॉकलेट, और इससे सभी मैकडॉनल्ड का इलेक्ट्रिसिटी बिल आधा हो जाएगा। और जब रे उस मिल्क शेक को टेस्ट करता है तो वो सच में बहुत बढ़िया होता है और रे ये सारी बातें मैक और उसके भाई डिक को बताता है, लेकिन वो साफ साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि मिल्क शेक बनाने के लिए हमें मिल्क की जरूरत होती है और हम अपनी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, इसीलिए वो इस बात को पूरी तरह से खारिज कर देते हैं। हालांकि रे अभी तक मैकडॉनल्ड के 13 आउटलेट खोल चुका है, लेकिन वो पैसे नहीं कमा रहा और इसके बाद वो बैंक में जाता है ताकि उसे कुछ और वक्त की मोहलत मिल जाए, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने पैसे नहीं भरे तो उसे उसी के घर से निकाल दिया जाएगा। लेकिन बैंक वाले कहते हैं कि हम तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकते। अब जब वो बैंक में बातें कर रहा होता है तभी वहां पर एक आदमी उसकी सारी बातें सुन रहा होता है और इसका नाम होता है हैरी सोनबर्न। वो रे के पीछे पीछे जाता है और उसे बताता है कि अगर तुम इस बिजनेस से पैसे नहीं कमा रहे तो तुम कुछ गलती कर रहे हो। वो कहता है कि मैंने मैकडी देखा है, मैं दिन में 2 बार वहां खाता हूँ और मैं आपकी कामयाबी से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। और इसके बाद हैरी रे के ऑफिस जाता है और उस कॉन्ट्रैक्ट को देखता है जो रे के बीच में और मैक और डिक के बीच में हुआ है और उसको देखने के बाद उसे पता चलता है कि रे का जो कट है यानी कि प्रॉफिट है वो बहुत कम है और अगर वो किसी भी तरह का चेंज लाना चाहता है तो उसके लिए उसे बहुत लंबे टाइम तक इंतजार करना पड़ेगा और चेंज भी तभी कर सकता है जब उसको मैक और डिक की परमिशन हो। हैरी रे से पूछता है जब आप किसी को फ्रेंचाइजी देते हो तो उसकी क्या प्रक्रिया होती है। रे कहता है कि जिसे मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइजी चाहिए होती है वो अपनी जमीन खरीदता है, उस पर कंस्ट्रक्शन करता है और उसके बाद हम उसे 20 साल का फ्रेंचाइजी लाइसेंस देते हैं और साथ ही साथ हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, मैकडॉनल्ड का पूरा सिस्टम बताते हैं कि ये चलता कैसे है। हैरी उसे बताता है कि इस तरीके से आप कभी भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकते और मैकडॉनल्ड को बहुत आगे नहीं ले जा सकते। आपको सबसे पहले एक जमीन खरीदनी होगी और जो फ्रेंचाइजी खरीदना चाहता है आपको उस जमीन को उस आदमी को किराए पर देना होगा ताकि वो वहां पर
पर अपना आउटलेट बनाएं और वहां से जो आपको किराया मिलेगा उससे आप और जमीन खरीद सकते हैं और इस तरह से आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। और अगर वो क्वालिटी मेंटेन नहीं करते तो आप उनका लाइसेंस कैंसिल कर दें। इससे बैंक और आपके दूसरे पार्टनर मैक और डिक ये सब के सब आपकी मुट्ठी में होंगे। रे कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो वो दोनों भाई मैकडोनल्ड के ओनर्स नहीं रहेंगे। हैरी बोलता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। और इसके बाद रे एक और कंपनी खोलता है और उस कंपनी का नाम रखता है फ्रेंचाइजी रियलिटी कॉर्पोरेशन। और जब ये बात मैक और डिक को पता चलती है तो वो उसे फोन करते हैं और वो कहते हैं कि तुम मैकडोनल्ड के अंदर कुछ भी नहीं बदल सकते, उसके लिए तुम्हें हमारी परमिशन की जरूरत होगी। रे कहता है कि मैकडोनल्ड के अंदर मैं कुछ नहीं बदल रहा, वो सब आप तय करेंगे, लेकिन ऊपर नीचे बाहर क्या होगा ये सब मैं तय करूंगा। और रे को कई सारे फाइनेंसर्स भी मिल जाते हैं और उसका काम अब बढ़ने लगता है। और साथ ही साथ वो पाउडर वाले मिल्क शेक भी अपने मैकडोनल्ड में शुरू कर देता है। और जब ये बात डिक और मैक को पता चलती है तो वो उसे फोन करते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें ये सब रोकना होगा। रे बोलता है कि मैं तुमसे बहुत ऑर्डर ले चुका हूँ, तुम हर बात पर ना कहते हो, तुम तरक्की के रास्ते पर आते हो और अब मैं तुमसे ऑर्डर नहीं लूंगा। मैक कहता है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट भूल रहे हो। रे कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट दिल की तरह होते हैं, वो तोड़ने के लिए बनते हैं। इस बात से गुस्सा होकर मैक फोन रख देता है। वहीं रे अब पूरे देश में कई आउटलेट्स खोल देता है और अब जो कंपनी रे ने खुद की शुरू की थी जिसका नाम फ्रेंचाइज रियल्टी कॉर्पोरेशन था वो उसका नाम बदलकर द मैकडोनल्ड्स कॉर्पोरेशन कर देता है। और जब ये बात उन दोनों भाइयों को पता चलती है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि हम तुम्हें मैकडोनल्ड से निकालते हैं। वो कहता है कि तुम एक छोटी सी जगह के छोटे से व्यापारी हो, लेकिन मैं पूरे देश में फैला हूं, मैं एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक हूं, तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। मैक रे को कहता है कि तुम धोखेबाज हो, ये सब हमारा आइडिया था सबसे तेज सर्विस करने का और तुमने हमारा आइडिया चुराया है। रे कहता है कि मैं आगे बढ़ना चाहता था, जीतना चाहता था, लेकिन तुम दोनों ढीठ की तरह खड़े थे, तुम लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते थे और बिजनेस के लिए कड़ा बनना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है और वो सब कुछ मैंने किया। मैक उसे कहता है कि मैं तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगा। रे कहता है कि मैं 17 राज्यों में कई मैकडोनल्ड चलाता हूं, मैं एक बड़ी कंपनी का सीईओ हूं और तुम एक छोटी सी जगह के छोटे से व्यापारी हो, तुम एक लोकल हो। और ये सब बातें सुनने के बाद मैक को डायबिटिक अटैक आ जाता है क्योंकि वो डायबिटिक होता है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। और जब वो हॉस्पिटल में होता है तो रे उससे मिलने के लिए आता है और उसे एक ब्लैंक चेक देता है। वो बोलते हैं तुम क्या खरीदना चाहते हो। रे बोलता है कि पहले तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद बात करेंगे और वो वहां से चला जाता है। रे अपने भाई डिक को बोलता है कि हम इससे कभी नहीं जीत पाएंगे, इससे कभी पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे। डिक रे को कॉल करता है, वो कहता है कि हमें $2.7 मिलियन चाहिए और कंपनी के प्रॉफिट का 1% और सैन बर्नार्डिनो में जो उनका पहला मैकडी होता है उसकी ओनरशिप भी चाहिए। रे को ये सब ज्यादा लगता है लेकिन बाद में वो मान जाता है, लेकिन वो कहता है कि 1% जो तुम्हें प्रॉफिट चाहिए वो मैं लिखित में नहीं दे सकता क्योंकि मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं वो इसके लिए कभी भी हाँ नहीं करेंगे। और मैकडोनल्ड और उसका भाई डिक इस बात के लिए मान जाते हैं। मैक रे से एक बात पूछता है, वो कहता है जिस दिन पहली बार तुम हमारे रेस्टोरेंट में आए थे तो हमने तुम्हें अपने काम करने का पूरा तरीका, अपना पूरा आइडिया समझा दिया था, तो तुमने अपना खुद का काम क्यों नहीं किया। रे बोलता है कि कामयाबी इस रेस्टोरेंट और इस आइडिया में नहीं है बल्कि इस नाम में है, मैकडोनल्ड। वो कहता है कि अमेरिका में इस सरनेम के कितने लोग हैं और ये सरनेम अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है और जिसका सरनेम मैकडोनल्ड होगा उसका कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैक बोलता है कि मेरा सरनेम भी मैकडोनल्ड है। रे बोलता है सोचो जितने पैसे तुम्हारी जेब में है क्या तुम्हारी 7 पीढ़ियां भी इतना पैसा कमा पाती। रे मैकडोनल्ड को ये भी बोलता है कि जिस दिन पहली बार मैंने इस नाम को तुम्हारे रेस्टोरेंट के ऊपर देखा था मुझे लगा था कि ये नाम मेरा होना चाहिए और आज ये मेरा है। और ये कहकर रे वहां से चला जाता है और इसके बाद इन दोनों भाइयों को उस काम से, उस नाम से जो इन्होंने कभी शुरू किया था बिल्कुल अलग थलग कर दिया जाता है। और रे जो कभी सेल्समैन था आज उसके 5 देशों में 1600 मैकडोनल्ड चलते हैं जिसका सालाना टर्नओवर 4400 करोड़ का है। रे बताता है कि आज मैं इतना कामयाब इसलिए हुआ क्योंकि मेरे अंदर जिद थी। दुनिया में टैलेंटेड लोग चारों तरफ हैं, लेकिन आगे वही बढ़ता है, कामयाब वही होता है जिसके अंदर जिद होती है। और अंत में ये दिखाया जाता है कि रे जोन से शादी कर लेता है, वही लेडी जिसके साथ उसने एक दिन रेस्टोरेंट में पियानो बजाया था, जो रोली स्मिथ की वाइफ थी जिसने उससे फ्रेंचाइजी ली थी। रे एक स्पीच भी देता है जिसमें वो अपने आप को प्रेज करता है, अपनी कामयाबी के बारे में बताता है और ये भी कहा जाता है कि उन दोनों भाइयों को, मैकडोनल्ड को और रे डोनाल्ड को 1% का जो रे ने वादा किया था
वो उसने उन्हें कभी नहीं दिया, जो सालाना कम से कम $100 मिलियन बनता था। और इस तरह से जो कहानी सन 1954 में शुरू हुई थी वो सन 1970 में आकर खत्म हो जाती है। ये एक सच्ची बायोग्राफिकल मूवी है और ये रिलीज हुई थी सन 2016 में। इस मूवी का बजट था 7 से 25 मिलियन डॉलर्स और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी 25 मिलियन डॉलर्स की और IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.2। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।